आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत कही जाने वाली अदाकारा के बारे में, जिनकी मुस्कुराहट और शोख आंखों के आज तक लोग दीवाने हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि ये इतनी खूबसूरत थीं कि उस जमाने के कैमरे इनकी खूबसूरती का केवल 2% ही कैच कर पाए। लेकिन जितनी ज्यादा ये खूबसूरत थीं, उतनी ही ज्यादा बदसूरत इनकी किस्मत थी। महज 36 साल की उम्र में इन्हें दर्द भरी मौत मिली। इनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि डॉक्टर रोज इनके घर इनके शरीर से खून निकालने आया करते। इस अदाकारा की दर्द भरी कहानी जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इनके फिल्मी सफर पर। इनकी जिंदगी का एक ऐसा राज था जिस राज ने इनकी जिंदगी की सारी खुशियां ही छीन ली और इन्हें एकदम अकेला कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल वारिधि मंथन में। आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं उन्हें सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला जी की। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं मधुबाला जी की कहानी। इन्हें एक बार जो देख लेता वो कभी भुला नहीं पाता। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश तक में इनकी खूबसूरती की चर्चा होती। इन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। मधुबाला जी का जन्म 14 फरवरी 1933 को नई दिल्ली में हुआ। इनका असली नाम था मुमताज जहां बेगम। इनके पिता का नाम अताउल्ला खान और मां का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला 11 भाई बहनों में एक थी। उनके पिता तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन किसी कारण से उनकी ये नौकरी छूट गई और वो दिल्ली चले आए। अब उन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए काम की तलाश शुरू कर दी। घर के हालात बेहद खराब थे। 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना बड़ा मुश्किल था। मुमताज को बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था और एक बार इत्तेफाक से इन्हें रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला, जहां बच्चों पर एक कार्यक्रम चल रहा था, निशाना और श्रृंगार। एक दिन वहां मुमताज का कार्यक्रम होना था और वहां बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नी लाल भी मौजूद थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में मुमताज को देखा और वो इस बच्ची से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए। उस वक्त बसंत फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म के लिए उन्हें एक छोटी सी बच्ची की तलाश थी। उन्होंने मुमताज को बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलवाया। देविका को मुमताज पसंद आ गई और इस तरह मुमताज को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी पहली फिल्म मिली। इस फिल्म के लिए मुमताज को प्रति महीना 150 रुपए मिलने लगा और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके बाद ही मुमताज के पिता अताउल्ला खान अपने पूरे परिवार को लेकर मुंबई पहुंच गए और छोटी मुमताज को लेकर स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगे। ये दौर मुमताज के संघर्ष का दौर था। नन्ही मुमताज का संघर्ष एक दिन रंग लाया और रंजीत स्टूडियो ने नन्ही मुमताज को अपनी 5 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। इस तरह छोटी मुमताज का सारा बचपन फिल्मों में काम करने और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में ही चला गया। यहाँ तक कि इन्हें स्कूल जाने तक का मौका भी नहीं मिला। अब इनके पिता ही इनके मैनेजर बन गए और बड़ी होते होते मुमताज बन गई मधुबाला। मधुबाला को एज अ लीड पहली फिल्म मिली नीलकमल। इस फिल्म में इनके अपोजिट हीरो थे राज कपूर। ये राज कपूर की भी पहली ही फिल्म थी। इस फिल्म के समय मधुबाला की उम्र थी महज 14 साल। जब नीलकमल फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनका दीवाना हो गया। नीलकमल फिल्म के बाद मधुबाला के पास फिल्मों की झड़ी लग गई। इनकी जिंदगी से जुड़ा हर बड़ा फैसला इनके पिता किया करते। उनका मधुबाला की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था और इस चक्कर में उन्होंने बिना सोचे समझे कई सारी फिल्में साइन कर ली, जिस कारण से मधुबाला की कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गईं। दरअसल उनके पिता ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन फिल्म में फ्लॉप होने के बाद भी मधुबाला ने हार नहीं मानी और एक दिन फिर उनकी किस्मत ने करवट ली। 1949 में इनकी एक फिल्म आई महर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही ने। रहस्यों से भरी ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी फिल्म के बाद मुमताज से बदलकर इनका नाम मधुबाला हो गया। 1950 तक मधुबाला हिंदी सिनेमा जगत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गईं। उस वक्त हर बड़ा अभिनेता मधुबाला के साथ काम करना चाहता था। इतना ही नहीं, मधुबाला की खूबसूरती से हॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। उन्हें हॉलीवुड से भी कई सारे ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन उनके पिता ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया। इसके बाद 1950 में इनकी फिल्म आई बादल। इस फिल्म में लीड रोल में थे प्रेमनाथ।
शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इस दौरान मधुबाला का करियर पीक पर था। मधुबाला और प्रेमनाथ एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों का धर्म अलग था, जिस वजह से मधुबाला के पिता ने इस शादी से इनकार कर दिया। प्रेमनाथ ने उस दौर की मशहूर अभिनेत्री वीणा रॉय से शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन ना टिक सकी। प्रेमनाथ कभी मधुबाला को भुला ही नहीं पाए और रात दिन शराब पीने लगे। जब मधुबाला को इस बात का पता चला था, तो उन्होंने प्रेमनाथ से मिलकर उन्हें शराब ना पीने की कसम दे डाली। इसके बाद ही प्रेमनाथ ने 14 सालों तक शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया और मधुबाला अपने काम में बिजी हो गईं। मधुबाला की दीवानगी उनके फैंस के बीच ऐसी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने हो जाते। बॉडीगार्ड रखने का चलन मधुबाला ने ही चलाया था। कहा तो यह भी जाता है कि मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनके को एक्टर डायलॉग्स तक भूल जाया करते। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो वक्त की बड़ी पाबंद थी, सेट पर कभी भी देर से नहीं पहुंचती। साल 1954 में उनकी एक फिल्म आई, बहुत दिन हुए। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें पहली बार खून की उल्टी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार काम करती रही थीं। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए एक्टर दिलीप कुमार। फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली बार मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे मधुबाला दिलीप कुमार को अपना दिल दे बैठी। एक दिन मधुबाला ने दिलीप कुमार को गुलाब के फूल के साथ एक खत लिखा और खत में लिखा कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार है तो इन गुलाबों को कबूल फरमाएं। दिलीप साहब ने भी मुस्कुराकर मधुबाला की मोहब्बत को स्वीकार कर लिया। वो अक्सर मधुबाला के फिल्मी सेट पर उनसे मिलने पहुंच जाया करते। चारों तरफ इन दोनों के प्यार की चर्चाएं होने लगी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि आसिफ ने इन दोनों को अपनी फिल्म मुगले आजम के लिए साइन कर लिया। इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। फिर अचानक इन दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। सन 1956 में बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए दिलीप साहब और मधुबाला को एक साथ साइन किया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। 10 दिन की शूटिंग होने के बाद बी.आर. चोपड़ा इस फिल्म के लिए कुछ आउटडोर सीन्स शूट करना चाहते थे। उन्होंने भोपाल के पास गुदनी कस्बे में आउटडोर शूटिंग का प्लान बनाया। ये शूटिंग 2 महीने चलनी थी, लेकिन इस शूटिंग के लिए मधुबाला के पिता अताउल्ला खान राजी नहीं हुए, क्योंकि वो मधुबाला को बॉम्बे से बाहर शूटिंग के लिए नहीं जाने देना चाहते थे। बस बात यहीं से बिगड़ गई। गुस्से में आकर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजंती माला को साइन कर लिया। इस सब में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया और उन्हें लगा कि अताउल्ला खान अपनी बेकार की जिद की वजह से अपनी बेटी को बॉम्बे से बाहर नहीं जाने देना चाहते। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अताउल्ला खान ने फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए बी.आर. चोपड़ा पर केस कर दिया। वहीं बी.आर. चोपड़ा ने 30,000 रुपए साइनिंग अमाउंट वापस करने के लिए उन पर उल्टा केस कर डाला और इस सब में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया और इस बात से मधुबाला को गहरा धक्का लगा और इसके बाद ही इन दोनों की राहें अलग अलग हो गईं। 7 साल का गहरा प्यार एक झटके में बिखर गया। इसके बाद इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों ने अताउल्ला खान और बी.आर. चोपड़ा के बीच सुलह करवा दी। अब मधुबाला सिर्फ इतना चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से एक बार सॉरी बोल दें। इस बात का जिक्र मधुबाला की छोटी बहन मधुभूषण ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था, लेकिन दिलीप कुमार माफी मांगने को राजी नहीं हुए और इस एक सॉरी की वजह से इन दोनों का रिश्ता टूट गया। दरअसल मधुबाला की जिंदगी पर उनके पिता अताउल्ला खान का पूरा कंट्रोल था और ये बात दिलीप साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिलीप साहब ने मधुबाला से कहा था कि अगर वो अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लें तब वो उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन मधुबाला इस बात के लिए राजी नहीं हुई। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर वो क्या राज था जिस वजह से अताउल्ला खान मधुबाला को बॉम्बे से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। दरअसल बचपन से ही मधुबाला के दिल में एक छेद था और उन्हें अक्सर खून की उल्टियां हो जाया करती थीं और इसीलिए उनके पिता उन्हें बॉम्बे से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि इससे मधुबाला के करियर पर बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन धीरे धीरे मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी। मुगले आजम को बनने में करीब 14 साल लग गए थे और इस दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार में इतनी दूरियां आ गई थीं कि वो लोग एक दूसरे से सेट पर बात तक नहीं किया करते थे। इस फिल्म का एक रोमांटिक सीन था जिसमें सलीम अनारकली के चेहरे पर पंख घुमाता है, लेकिन उस दौरान इन दोनों के बीच सलाम दुआ तक नहीं थी।
इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत काफी खराब हो गई। इस फिल्म के एक सीन में मधुबाला को असली लोहे की जंजीरें तक पहनाई गईं, ताकि सीन असली लगे। 5 अगस्त 1960 को मुगले आजम रिलीज हुई। ये फिल्म इतनी सुपरहिट रही कि आज तक भारतीय सिनेमा में इस फिल्म को याद किया जाता है। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए गायक और अभिनेता किशोर कुमार साहब। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार अपनी बातों से मधुबाला को खूब हंसाते। मधुबाला को किशोर कुमार के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा, लेकिन किशोर कुमार मधुबाला से प्यार करने लगे थे। उस वक्त न सिर्फ किशोर कुमार बल्कि भारत भूषण प्रदीप कुमार भी मधुबाला के दीवाने हो गए थे। इन तीनों ने ही मधुबाला को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन मधुबाला किशोर कुमार की तरफ आकर्षित होती जा रही थी और किशोर कुमार भी उन्हें इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ा करते। इन दोनों ने शक्ति सामंत की एक फिल्म नॉटी बॉय साइन की, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही मधुबाला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने को कहा, लेकिन वो लंदन जाने से पहले शादी करना चाहती थीं, क्योंकि वो शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थीं। जब किशोर कुमार को मधुबाला की इस इच्छा के बारे में पता चला, तो उन्होंने मधुबाला के पिता अताउल्ला खां से शादी के बारे में बात कर डाली। अताउल्ला चाहते थे कि मधुबाला लंदन से वापस आने के बाद शादी करें, और इस कारण से किशोर कुमार और मधुबाला ने कोर्ट मैरिज कर ली। किशोर कुमार ने मधुबाला की खातिर अपना धर्म तक बदल लिया था। जहां उन्होंने मुस्लिम धर्म के मुताबिक निकाह किया, वहीं उन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से शादी भी की। लेकिन किशोर कुमार के माता पिता ने मधुबाला को बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। किशोर कुमार के लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने। वहीं हर किसी को ये शादी बेमेल नजर आ रही थी। इसके बाद किशोर कुमार मधुबाला के इलाज के लिए उन्हें लंदन ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उनके इलाज से मना कर दिया और डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया कि अब मधुबाला के पास जीने के लिए महज 2 साल बचे हैं। इस बात से दोनों को गहरा धक्का लगा। लंदन से वापस आने के बाद मधुबाला की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। वहीं किशोर कुमार ने अपने आप को काम में बहुत ज्यादा व्यस्त कर लिया। मधुबाला अपने पिता के घर वापस लौट आईं। किशोर कुमार कभी कभार मधुबाला से आकर मिल लिया करते। वो उनका सारा खर्च तो उठाया करते, लेकिन उनके पास मधुबाला के लिए अब समय नहीं था। वो किशोर कुमार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किशोर कुमार हर बार ये कहकर टाल दिया करते कि मैं अकेला हूँ, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तुम यहीं रहो। और इसके बाद मधुबाला काफी अकेली हो गई। खुद को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने फिल्म निर्देशन करने का फैसला किया, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो काम नहीं कर पाईं और धीरे धीरे वो बिस्तर पर आ गईं। उनकी बहन मधुर भूषण ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बीमारी की वजह से उनके शरीर में ज्यादा खून बनने लगा था, जिस कारण से अक्सर उनके मुंह और नाक से खून निकलने लगता और डॉक्टर्स उनके घर अक्सर आया करते एक्स्ट्रा खून निकालने। इस बीमारी के कारण वो इतनी कमजोर हो गई थी कि महज एक हड्डी का ढांचा लगती। अपने बिगड़ते रूप को देखकर वो अक्सर उदास हो जाया करती। वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी और इसी बीच एक दिन उनसे मिलने दिलीप कुमार आए। दिलीप कुमार ने एक बार इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि वो मरना नहीं चाहती थी। उन्होंने दिलीप कुमार से पूछा था कि अगर वो ठीक हो गई तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे। इस पर दिलीप कुमार ने कहा था कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और दिलीप साहब उनके साथ जरूर काम करेंगे। मधुबाला की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें हर घंटे ऑक्सीजन देना पड़ता था और आखिर वो दिन आ गया, 21 फरवरी 1969। तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। किशोर कुमार भी उनके पास आ गए थे और 23 फरवरी 1969 को सौंदर्य की देवी वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त मधुबाला का इंतकाल हुआ, उस वक्त दिलीप कुमार मुंबई में नहीं थे, वो मद्रास में थे। खबर मिलते ही दिलीप कुमार मुंबई के लिए निकल गए। इससे पहले कि वो मुंबई पहुंचते, तब तक मधुबाला को सेंटा क्रूज के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था और ये खूबसूरत सितारा हमेशा के लिए असंख्य सितारों में समा गया। दोस्तों, आपको मधुबाला कैसी लगती थी? इनकी कोई फिल्म या कोई गाना अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।